गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बाण भट्ट। आज हम लोग बाण भट्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए बाण भट्ट जो है वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक व कवि माने गए हैं। ठीक है, देखिए गद्य लेखक से तात्पर्य एक पद्य रचना होती है, एक गद्य रचना होती है। तो ये गद्य संस्कृत के गद्य लेखक भी थे और कवि भी थे। ठीक है, और जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो ये पुण्यभूति राजवंश के जो शासक थे, प्रतापी शासक हर्षवर्धन, ये राजा हर्षवर्धन के आस्थावान कवि थे। ठीक है, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के आस्थावान कवि थे और इनकी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, नंबर 1 हर्षचरित्र और दूसरा था कादम्बरी। देखिए हर्षचरित्र जो है वो राजा हर्ष का उसमें जीवन चरित्र वर्णित किया है इन्होंने। और देखिए इनकी जो दूसरी रचना थी कादम्बरी, देखिए कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। ठीक है, कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। ठीक है, और जब ये कादम्बरी लिख रहे थे तो कादम्बरी के पूर्ण होने से पहले ही क्या हो गया था, बाण भट्ट का देहांत हो गया था, बाण भट्ट की मृत्यु हो गई थी। और इनका ये जो कादम्बरी उपन्यास था, इसको पूरा करने का जो काम है वो इनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया था। भूषण भट्ट ने इनकी रचना कादम्बरी को पूरा किया था। ठीक है, और ये जो दोनों ग्रंथ हैं इनके, हर्षचरित्र और कादम्बरी, दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी और भी बहुत रचनाएं थी, ये इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाण भट्ट का जो जीवन परिचय है, देखिए बाण भट्ट क्या थे, संस्कृत के गिने चुने हुए लेखकों में से एक माने जाते हैं। देखिए इनके जीवन काल के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात है। देखिए जो कादम्बरी है, इनकी जो रचना है कादम्बरी की भूमिका, और जो इनकी रचना थी हर्षचरित्र के पहले 2 उच्छ्वासों में इन्होंने अपने वंश के संबंध में विस्तार पूर्वक सूचना दी है। ठीक है, बाण की जो रचना है कादम्बरी और हर्षचरित्र, इन दोनों रचनाओं से इनके जीवन के बारे में हमें कुछ जानकारी, विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। तो देखिए क्या बताया है इन्होंने अपने जीवन के बारे में। देखिए सोन नदी, ठीक है, प्राचीन काल में जिसे हिरण्यबाहु कहा जाता था, सोन नदी के तट पर, ठीक है, सोन नदी के तट पर स्थित प्रीतिकुट गांव में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। देखिए कादम्बरी से हमें जानकारी मिलती है कि सोन नदी के तट पर स्थित चित्रकूट नाम के गांव में वात्स्यायन गोत्रीय विद ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब ये जन्म से क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, अब देखिए बाण अपने वंश के बारे में, वंश के उद्भव के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। क्या कहते हैं कि बाण अपने वंश के उद्भव के बारे में कहते हैं कि इनके जो वंश का उद्भव है वो सरस्वती तथा दधीच का जो पुत्र था, सरस्वती और दधीच के पुत्र सारस्वत के भाई वत्स से ये अपने कुल को संबंधित बताते हैं। वत्स का जो वंशज था वो कुबेर था। ठीक है, वंश का जो वंशज था वो कुबेर था, और उनका जो चौथा पुत्र था वो पाशुपत, वो क्या था, वो बाण भट्ट का प्रतिपितामह था। और जो बाण भट्ट के पितामह थे, दादा थे, वो कौन थे, उनका नाम अर्थपति उनका नाम था। और ये जो अर्थपति थे बाण भट्ट के दादा, इनके आगे 11 पुत्र हुए थे। इन 11 पुत्रों में से जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, चित्रभानु इनके पिता का नाम था।
और इनकी माता का नाम क्या था, राज्य देवी इनकी माता का देहांत था। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था थोड़े दिनों बाद इनके माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अभी शैशवावस्था में ही थे, इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनके पिता के द्वारा ही इनका पालन पोषण किया गया था। ठीक है, अभी बाण क्या थे, 14 ही वर्ष के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, जब इनके पिता का देहांत हुआ था तो इनके पिता इनके लिए काफी संपत्ति छोड़कर गए थे। ठीक है, ये अब इनके पिता का देहांत हो गया तो अभी इनमें यौवन का आरंभ हो रहा था, युवावस्था का आरंभ हो रहा था, संपत्ति खूब सारी थी। ठीक है, तो बाण में क्या है, बाण क्या है, संसार को देखने के लिए चल पड़े। ठीक है, तो इन लोगों ने बाण भट्ट ने काफी लोगों से अपने संबंध बनाए। ठीक है, अगर इनके साथियों और मित्रों की बात करते हैं तो बाण ने प्राकृत के कवि ईशान, दो भाट, चिकित्सक के पुत्र, पाठक, स्वर्णकार, रत्नकार सबको अपना मित्र बनाया था। ठीक है, अब फिर क्या हो गए, ये घूमने चले गए। ठीक है, और कई देशों का भ्रमण करके वापस से अपने स्थान प्रीतिकुट आ गए। ठीक है, जब फिर क्या हो गया, जब ये प्रीतिकुट आए तो तब इनको जो राजा था उस समय हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण ने इनको संदेश दिया कि कुछ चुगलखोर लोगों ने राजा बाण से तुम्हारी निंदा की है और इसीलिए राजा बाण ने तुरंत तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, तो ये चल पड़े राजा बाण से मिलने। 2 दिन की यात्रा के पश्चात अजिरापति के तट पर ये राजा हर्ष से मिले और राजा हर्ष से मिले तो इनको बड़ी निराशा हुई क्योंकि राजा हर्ष ने इन्हें दुष्ट, सर्प, इस तरह के वचन, कटु वचन कहे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, राजा हर्ष को अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। ठीक है, सम्राट क्या हो गए, क्या बाण से बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, और इन्होंने बाण भट्ट को राजा हर्ष ने अपने दरबार में रखा और काफी मास तक रहने के बाद, हर्ष के पास रहने के बाद बाण भट्ट क्या हो गए, वापिस लौट आए। ठीक है, और उन्होंने हर्ष चरित्र के रूप में राजा की जो जीवनी थी वो लिखनी आरंभ कर दी। ठीक है, तो ये क्या थे, राजा हर्ष के राजकवि भी थे और इन्होंने राजा हर्ष के जीवन चरित्र पर किताब लिखी जो हर्ष चरित्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए कादम्बरी और हर्ष चरित्र और कादम्बरी, इनके अलावा भी हर्ष की दूसरी अनेक रचनाएं भी मानी गई, बाण की अन्य और भी रचनाएं मानी गई हैं। तो उनमें से अगर हम बात करते हैं तो मार्कंडेय पुराण में जो देवी महात्म्य पर आधारित दुर्गा स्तोत्र, चंडी शतक है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक नाटक है पार्वती परिणय, इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, लेकिन हर्ष की जो महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं वो कादम्बरी और हर्ष चरित्र ही है। ठीक है, तो देखिए बाण को क्या मिला था, राजा हर्षवर्धन का राज संरक्षण भी मिला था और इन्होंने हर्ष चरित्र लिख के उन्होंने जो इन पर उपहार मतलब उन पर जो एहसान किया था उसका मूल्य चुका दिया। देखिए ये भी कहा जाता है कि इनकी जो रचना है कादम्बरी वो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसको पूरा किया था। तो भूषण भट्ट ये कहा गया है कि कादम्बरी को 2 लेखकों ने पूरा किया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बाण के काल की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय में ये थे, तो हर्षवर्धन का जो काल है वो 606 से 646 माना गया है। ठीक है, तो इनके अंतिम समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि इनका अंत कब हुआ था। ठीक है, इतना पता चलता है कि इनका एक पुत्र था जो भूषण भट्ट था। ठीक है, अगर हम इनकी जो बाण के लेखकों की जो लेखन की जो शैली है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो बाण के वर्णनों में भाव, भाषा का सामंजस्य, भावानुकूल भावों का, भाषाओं का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, सबका प्रयोग दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये जो अभिव्यक्तियां हैं वो हृदय से हृदय में भाव डालने वाली रचनाएं
हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज बाण भट्ट के बारे में जाना। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।